इतिहास की सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि वह पुराना है, बल्कि यह है कि उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी अनजान है। धरती पर बिखरे पड़े हैं ऐसे निशान, ऐसे ढांचे और ऐसी घटनाएं जिनके सामने आधुनिक ज्ञान भी अक्सर चुप हो जाता है। न कोई पक्का जवाब, न कोई अंतिम सच, सिर्फ सवाल और एक ऐसी खामोशी जो सदियों से टूटी नहीं है और शायद जानबूझकर टूटने नहीं दी गई। इन्हीं अनसुलझे सवालों के बीच अब हम एक एक कर उन रहस्यों की ओर बढ़ेंगे जिनका अस्तित्व आज भी इतिहास को बेचैन करता है। नंबर 10, हेलेनिकॉन पिरामिड, एक ऐसा ढांचा जो सवाल बनकर खड़ा है। ग्रीस की धरती पर खड़ा हेलेनिकॉन पिरामिड पहली नजर में ही अजीब लगता है, क्योंकि यह वहां होना ही नहीं चाहिए। ग्रीस को मंदिरों, स्तंभों और खुले थिएटरों की भूमि माना जाता है, लेकिन इस पिरामिड का आकार, इसकी बनावट और इसकी चुप्पी उस पूरी पहचान से टकराती है। यह न तो मिस्र जैसा भव्य है और न ही किसी ग्रीक इमारत जैसा परिचित, बल्कि यह अपने आप में एक अलग ही संकेत देता है, जैसे यह किसी और कहानी का हिस्सा हो जिसे इतिहास ने अधूरा छोड़ दिया हो। इस पिरामिड की सबसे डरावनी बात यह है कि यह कुछ भी साफ साफ नहीं बताता। इसके पत्थरों पर कोई शिलालेख नहीं, कोई नाम नहीं, कोई देवता नहीं, कोई राजा नहीं। ऐसा लगता है जैसे इसे जानबूझकर बिना पहचान के बनाया गया हो। इसके कोण सटीक हैं, पत्थर भारी हैं और पूरी संरचना में एक ठंडी गणनात्मक शांति है। यह शांति सवाल पैदा करती है, क्या इसे सिर्फ खड़ा रहने के लिए बनाया गया था, या इसका कोई ऐसा उद्देश्य था जिसे समझने की क्षमता आज हमारे पास नहीं है। हेलेनिकॉन पिरामिड को लेकर सबसे बड़ा रहस्य उसका समय है। यह किस युग का है, यह तय करना ही अपने आप में एक उलझन है। अगर यह बहुत प्राचीन है तो सवाल उठता है कि उस द्वार के लोग ऐसी संरचना कैसे और क्यों बना रहे थे, और अगर यह अपेक्षाकृत बाद का है तो फिर ग्रीक स्थापत्य परंपरा से इतना अलग क्यों है। दोनों ही स्थितियों में इतिहास के स्थापित क्रम में दरार पड़ती है, और यही दरार इस पिरामिड को असहज बना देती है। इसका स्थान भी किसी संयोग जैसा नहीं लगता। ये ऐसे इलाके में खड़ा है जहां से आसपास की जमीन पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन यह किसी सामान्य चौकी या किले की तरह व्यवहार नहीं करता। न यहाँ दीवारें हैं, न बुर्ज, न हथियारों के निशान। ऐसा लगता है जैसे इसे देखने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही तरह से काम करने के लिए बनाया गया हो। लेकिन वह काम क्या था, यह सवाल आज भी हवा में लटका हुआ है। सबसे अजीब बात यह है कि हेलेनिकॉन पिरामिड इतिहास में लगभग चुपचाप मौजूद रहा है। न इसके बारे में बड़ी कथाएं मिलती हैं, न लोक कथाएं, न डरावनी कहानियां, जैसे इसे भुला दिया गया हो या जैसे यह कभी आम लोगों के लिए था ही नहीं। यह चुप्पी अपने आप में रहस्यमय है, क्योंकि आमतौर पर प्राचीन संरचनाएं समय के साथ कहानियों से भर जाती हैं, लेकिन यहां सिर्फ पत्थर बचे हैं और सवाल। हेलेनिकॉन पिरामिड आज भी वहीं खड़ा है, बिना जवाब दिए। यह न खुद को समझाता है, न किसी सिद्धांत की पुष्टि करता है। यह बस मौजूद है, और यही मौजूदगी सबसे बड़ा रहस्य है। यह ढांचा इस एहसास को मजबूती देता है कि इतिहास सिर्फ वही नहीं है जो हमें पढ़ाया गया है, बल्कि उसके नीचे ऐसे अध्याय भी दबे हुए हैं जिनके बारे में हम अभी सवाल पूछने की शुरुआत ही कर रहे हैं। नंबर 9, रोंगोरोंगो लिपि, एक ऐसी भाषा जो किसी से बात नहीं करती। प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित ईस्टर द्वीप अपने विशाल पत्थर के पुतलों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस द्वीप पर मौजूद सबसे गहरा रहस्य पत्थर नहीं, बल्कि लकड़ी के छोटे छोटे पट्टों पर उकेरी गई एक अजीब लिपि है। इसे रोंगोरोंगो कहा जाता है। यह कोई साधारण लेखन नहीं लगता, क्योंकि इसे देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे चिन्ह किसी नियम का पालन करते हों, लेकिन वह नियम आज किसी को समझ में नहीं आता। यह लिपि मौजूद है, साफ दिखाई देती है, लेकिन अपनी बात कहने से इनकार करती है। रोंगोरोंगो के चिन्ह न तो किसी जात भाषा से मिलते हैं और न ही किसी जानी पहचानी लिपि से। इनमें मानव आकृतियां हैं, जानवरों जैसे रूप हैं, अजीब ज्यामितीय संकेत हैं और ऐसे पैटर्न हैं जो दोहराए जाते हैं, मानो किसी संदेश का हिस्सा हो।
लेकिन यह संदेश किसके लिए था और किसने इसे पढ़ना था, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। ऐसा लगता है जैसे यह भाषा जानबूझकर समय के लिए नहीं, बल्कि किसी एक सीमित समूह या एक विशेष दौर के लिए बनाई गई हो। सबसे रहस्यमय बात यह है कि रोंगो दुनिया की उन गिनी चुनी लिपियों में से एक मानी जाती है जिनका कोई स्पष्ट अनुवाद नहीं हो पाया। इसके चिन्ह ऊपर नीचे और उलटी दिशा में चलते हैं, जैसे पढ़ने का तरीका भी किसी सामान्य सोच से अलग हो। इसे देखकर यह भी साफ नहीं होता कि यह धार्मिक ग्रंथ था, ऐतिहासिक रिकॉर्ड था या किसी ज्ञान को छिपाने का तरीका। हर संभावना अधूरी लगती है और हर व्याख्या बीच में ही रुक जाती है। इस लिपि की मौजूदगी ईस्टर द्वीप की पूरी कहानी को और भी उलझा देती है। यह द्वीप पहले ही अपने अलग थलग होने, सीमित संसाधनों और विशाल संरचनाओं के कारण सवालों में घिरा रहता है। ऐसे में एक अनसुलझी लिखित भाषा का होना यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ के लोग किस स्तर का ज्ञान रखते थे। क्या यह किसी खोई हुई परंपरा का आखिरी निशान है या किसी ऐसे विचार का अवशेष है जिसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला? सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि रोंगो की कहानी अधूरी नहीं बल्कि टूटी हुई लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने किताब का बीच का हिस्सा फाड़ दिया हो और हमारे पास सिर्फ कुछ पन्ने बचे हों। इन पन्नों पर लिखे शब्द मौजूद हैं, लेकिन उनका संदर्भ गायब है। बिना संदर्भ के हर चिन्ह एक पहेली बन जाता है और हर पंक्ति एक दीवार। रोंगो लिपि आज भी मौजूद है चुपचाप। यह न तो खुद को मिटाती है और न ही खुद को समझाती है। यह बस यह याद दिलाती है कि इंसानी इतिहास में ऐसे भी ज्ञान रहे हैं जो पूरी तरह खो गए और जिनके सामने आधुनिक समझ भी बेबस है। यह लिपि एक सवाल की तरह है जिसे पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन समझा नहीं जा सकता। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी रहस्यमय पहचान है। नंबर 8, नाज़का रेखाएं। जमीन पर बना ऐसा संदेश जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। पेरू के सूखे और वीरान रेगिस्तान में फैली नाज़का रेखाएं पहली नजर में दिखाई भी नहीं देती, लेकिन जैसे ही इन्हें ऊंचाई से देखा जाता है, जमीन पर उभरे विशाल आकार इंसान को असहज कर देते हैं। सैकड़ों मीटर लंबे ये चित्र पक्षियों, जानवरों, मानव आकृतियों और अजीब ज्यामितीय रेखाओं के रूप में फैले हुए हैं, मानो किसी ने पूरी धरती को कैनवास बना लिया हो। सबसे रहस्यमय बात यह नहीं है कि ये रेखाएं मौजूद हैं, बल्कि यह है कि इन्हें बनाने का विचार किसने किया और किसके लिए किया। जमीन से खड़े होकर इन्हें पहचानना लगभग असंभव है, फिर भी ये इतने सटीक और संतुलित हैं कि लगता है जैसे इन्हें देखने वाला कोई ऊपर से इन्हें समझ सकता था। नाज़का रेखाएं किसी साधारण सजावट जैसी नहीं लगती। इनमें एक अजीब उद्देश्यपूर्ण सन्नाटा है, जैसे ये किसी संकेत का हिस्सा हो जिसे आज कोई पढ़ नहीं पा रहा। इन रेखाओं की सीध, उनका पैमाना और उनका फैलाव यह सोचने पर मजबूर करता है कि इन्हें बनाने वालों के मन में क्या चल रहा होगा। क्या ये किसी अनुष्ठान का मार्ग थी, किसी देवता के लिए छोड़ा गया संदेश थी, या किसी ऐसे ज्ञान का नक्शा थी जो अब खो चुका है? सबसे डरावनी बात यह है कि इतने खुले रेगिस्तान में बनी होने के बावजूद ये रेखाएं सदियों तक लगभग वैसी ही बनी रहीं जैसे किसी अदृश्य नियम ने इन्हें सुरक्षित रखा हो। न कोई लिखित विवरण, न कोई कथा, न कोई सीधा संकेत, सिर्फ जमीन पर उकेरी गई आकृतियां और अनगिनत सवाल। कुछ चित्र इतने विशाल हैं कि इंसानी कल्पना से परे लगते हैं, मानो इन्हें बनाते समय पैमाने का डर ही न रहा हो। क्यों किसी ने इतनी मेहनत करके ऐसे चित्र बनाए जिन्हें आम इंसान देख ही नहीं सकता? यह सवाल नाज़का रेखाओं को सिर्फ प्राचीन कला नहीं, बल्कि एक अनसुलझी पहेली बना देता है। हर रेखा, हर मोड़, हर आकृति जैसे किसी अधूरी भाषा का अक्षर हो जिसका अर्थ कहीं खो गया है। नाज़का रेखाएं आज भी वही हैं, धूप और खामोशी के बीच फैली हुई, बिना किसी सफाई के। वे यह एहसास दिलाती हैं कि कभी कभी इंसान ऐसे निशान छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं, बल्कि बेचैनी सौंपते हैं। और नाज़का रेखाएं उसी बेचैनी का सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 7, सजामा रेखाएं।
धरती पर खींची ऐसी लकीरें जिनका मतलब किसी को नहीं पता। बोलिविया के ऊंचे और वीरान पठार पर फैली सजामा रेखाएं पहली नजर में साधारण लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी विशालता का एहसास होता है, यह साधारणपन डर में बदलने लगता है। हजारों की संख्या में सीधी रेखाएं मीलों तक फैली हुई एक दूसरे को काटती, जोड़ती और पूरे परिदृश्य को किसी रहस्यमय जाल की तरह ढक लेती हैं। ये रेखाएं किसी एक दिशा में नहीं जाती, बल्कि हर दिशा में फैलती हैं, जैसे जमीन पर कोई अदृश्य नक्शा बना दिया गया हो। सवाल यह नहीं है कि ये रेखाएं हैं, सवाल यह है कि इन्हें आखिर बनाया क्यों गया। सजामा रेखाओं की सबसे परेशान करने वाली बात उनकी सटीकता है। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, न ही बेतरतीब। ये इतनी सीधी हैं कि आधुनिक औजारों के बिना ऐसा काम करना लगभग असंभव सा लगता है। फिर भी ये रेखाएं वहां मौजूद हैं, बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के, बिना किसी कहानी के, बिना किसी स्पष्टीकरण के। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती को मापा हो, नापा हो और फिर उस पर अपनी समझ के हिसाब से रेखाएं खींच दी हों, लेकिन वह समझ आज हमारे पास नहीं है। इन रेखाओं का फैलाव इतना बड़ा है कि उन्हें किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह का काम मानना मुश्किल हो जाता है। ये रेखाएं पहाड़ियों पर चढ़ती हैं, घाटियों को पार करती हैं और ऐसे इलाकों से गुजरती हैं जहां पहुंचना भी आसान नहीं है। यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि इन्हें बनाने वालों के लिए यह मेहनत क्यों जरूरी थी। क्या ये किसी अनुष्ठान का हिस्सा थी? क्या ये किसी पवित्र मार्ग को दर्शाती थी? या फिर ये किसी ऐसे विचार का भौतिक रूप थी जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता था? सबसे रहस्यमय बात यह है कि सजामा रेखाएं किसी एक पैटर्न का पालन नहीं करती। कुछ रेखाएं किसी पहाड़ की ओर जाती हैं, कुछ किसी पुराने रास्ते से मिलती हैं और कुछ बस कहीं जाकर खत्म हो जाती हैं। यह अधूरापन और बिखराव यह आभास देता है कि शायद हम इनके सिर्फ निशान देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था नहीं। जैसे किसी बड़ी प्रणाली के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े हों और पूरी तस्वीर कहीं खो गई हो। इन रेखाओं के साथ कोई स्पष्ट संरचना नहीं जुड़ी है, न बड़े मंदिर, न महल, न स्मारक, सिर्फ रेखाएं। और यही बात इन्हें और भी डरावना बना देती है, क्योंकि आमतौर पर इंसान जब कुछ इतना विशाल बनाता है तो उसके साथ अपनी पहचान भी छोड़ता है। यहां पहचान गायब है, जैसे किसी ने जानबूझकर अपना नाम मिटा दिया हो और सिर्फ काम छोड़ दिया हो। सजामा रेखाएं आज भी वहां मौजूद हैं, हवा, धूप और समय के बीच खींची हुई। वे न तो खुद को समझाती हैं और न ही मिटती हैं। वे बस यह याद दिलाती हैं कि प्राचीन दुनिया में ऐसे विचार और उद्देश्य भी रहे होंगे जिन्हें समझने की भाषा आज हमारे पास नहीं है। यही वजह है कि सजामा रेखाएं सिर्फ जमीन पर बनी लकीरें नहीं हैं, बल्कि इतिहास के उन सवालों में से एक हैं जिनका कोई जवाब अब तक सामने नहीं आया। नंबर 6, डिक्वीज की पत्थर की गोलाकारें। परफेक्ट आकार में छिपा एक अनकहा सवाल। घने जंगलों और खुली जमीन के बीच बिखरी हुई डिक्वीज की पत्थर की गोलाकारें पहली नजर में ही बेचैन कर देती हैं। ये साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि लगभग पूरी तरह गोल, भारी और सटीक आकार में बनी हुई संरचनाएं हैं, जिनमें से कुछ इतनी बड़ी हैं कि इंसान उनके सामने खुद को छोटा महसूस करता है। सबसे रहस्यमय बात यह नहीं है कि ये गोल हैं, बल्कि यह है कि ये इतनी परफेक्ट क्यों हैं। प्रकृति आमतौर पर इतनी सटीक नहीं होती, और इंसान जब ऐसा करता है तो उसके पीछे कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन यहां मकसद गायब है। इन गोलाकार पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी पैमाने, किसी गणना और किसी तय नियम के तहत बनाया गया हो। हर कोण बराबर, हर सतह लगभग एक जैसी। यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि इन्हें बनाने वाले लोग आकार और संतुलन को इतना महत्व क्यों दे रहे थे। क्या यह सिर्फ सौंदर्य के लिए था, या इस गोलाई के पीछे कोई ऐसा अर्थ छिपा था जिसे आज समझना नामुमकिन हो चुका है? सबसे डरावनी बात यह है कि ये गोलाकारें अकेली नहीं हैं।
ये किसी एक जगह पर जमा नहीं, बल्कि अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई हैं। कुछ अकेली पड़ी हैं, कुछ समूह में, और कुछ ऐसे स्थानों पर रखी गई हैं जहां पहुंचना भी आसान नहीं लगता। यह बिखराव किसी अव्यवस्था जैसा नहीं, बल्कि किसी अधूरी योजना जैसा लगता है। जैसे किसी बड़े पैटर्न के हिस्से जमीन पर छूट गए हों, लेकिन पूरी तस्वीर कहीं खो गई हो। इन पत्थरों के साथ कोई स्पष्ट संकेत नहीं जुड़ा है, न कोई लेख, न कोई चिन्ह, न कोई कथा। ऐसा लगता है जैसे इन्हें जानबूझकर बिना भाषा के छोड़ा गया हो। भाषा के बिना हर व्याख्या अनुमान बन जाती है, और हर अनुमान सवालों में बदल जाता है। क्या ये किसी सीमा को दर्शाती थी? क्या ये किसी अनुष्ठान का हिस्सा थी? या क्या ये किसी ऐसे ज्ञान का प्रतीक थी जिसे शब्दों में बांधना जरूरी नहीं समझा गया? इन गोलाकारों की सबसे अजीब बात यह है कि समय ने इन्हें पूरी तरह मिटाया नहीं। सदियां बीत गईं, जंगल बढ़ गए, जमीन बदली, लेकिन ये पत्थर आज भी मौजूद हैं। यह मौजूदगी किसी याद की तरह नहीं, बल्कि किसी चेतावनी की तरह लगती है। जैसे कोई कह रहा हो कि कुछ चीजें समझने के लिए छोड़ी नहीं गई थीं, बल्कि देखने के लिए छोड़ी गई थीं। डिक्वीज की पत्थर की गोलाकारें आज भी बिना जवाब के खड़ी हैं। वे न अपनी कहानी सुनाती हैं, न अपने निर्माता का नाम बताती हैं। वे बस यह एहसास कराती हैं कि इंसानी इतिहास में ऐसे अध्याय भी रहे हैं जहां विचारों को शब्दों में नहीं, आकारों में दर्ज किया गया, और जब शब्द खो जाते हैं तो आकार ही सवाल बन जाते हैं। यही वजह है कि ये गोलाकारें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य हैं। ऐसा रहस्य जो आज भी गोल गोल घूमता हुआ किसी उत्तर तक नहीं पहुंचता। नंबर 5, हाल सफलेनी हाइपोजियम। धरती के नीचे छुपा ऐसा स्थान जो अब भी चुप है। माल्टा की जमीन के नीचे मौजूद हाल सफलेनी हाइपोजियम ऐसा स्थान है जिसे देखकर सबसे पहले यही सवाल उठता है कि इंसान ने धरती के नीचे उतरने का फैसला आखिर क्यों किया। यह कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह तराशी गई भूमिगत संरचना है जो कई स्तरों में फैली हुई है, और जिसके हर कक्ष में एक अजीब सी सन्नाटे भरी गंभीरता महसूस होती है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे यह जगह रहने या देखने के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे उद्देश्य के लिए बनाई गई थी जिसे समझना आसान नहीं है। इसकी दीवारें, रास्ते और कमरे किसी प्राकृतिक गुफा जैसे नहीं लगते, बल्कि किसी सोच समझकर बनाए गए ढांचे की तरह प्रतीत होते हैं, और यही सोच इसे रहस्यमय बना देती है। इस हाइपोजियम की सबसे असहज करने वाली बात यह है कि इसकी बनावट ऊपर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनी का प्राकृतिक रास्ता नहीं, फिर भी हर कक्ष में संतुलन और अनुपात का ध्यान रखा गया है। कुछ कमरे गोल हैं, कुछ लंबे, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे किसी आवाज के लिए बनाए गए हों। जब यहाँ बोलने या धीमी आवाज निकालने पर पूरी जगह में कंपन फैलता है, तो ऐसा महसूस होता है मानो यह स्थान सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए भी बनाया गया हो। सवाल यह है कि किसे सुनने के लिए? इस संरचना में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि इसका एक ही उद्देश्य था। कुछ हिस्से ऐसे लगते हैं जैसे वे किसी विशेष प्रक्रिया के लिए बनाए गए हों, जबकि कुछ कक्षों में एक अजीब सा खालीपन है, मानो वहां कुछ होना चाहिए था जो अब गायब है। यह अधूरापन डर पैदा करता है, क्योंकि यह एहसास देता है कि हम इस जगह को उसकी पूरी कहानी के बिना देख रहे हैं, जैसे किसी किताब के सिर्फ बीच के पन्ने बचे हों और शुरुआत और अंत कहीं खो गए हों। हाइपोजियम की गहराई और इसका फैलाव यह सोचने पर मजबूर करता है कि इसे बनाने वालों के पास न सिर्फ समय था, बल्कि एक स्पष्ट योजना भी थी। लेकिन वह योजना क्या थी, यह आज भी अंधेरे में है। क्या यह किसी अनुष्ठान का केंद्र था? क्या यह किसी विशेष अनुभव के लिए बनाया गया था? या क्या यह किसी ऐसे ज्ञान का स्थान था जिसे जमीन के ऊपर रखना सुरक्षित नहीं समझा गया? हर सवाल अपने साथ और सवाल ले आता है, और हर अनुमान अधूरा रह जाता है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि यह स्थान आज भी पूरी तरह खुद को उजागर नहीं करता। इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनकी भूमिका समझ से बाहर है, और कुछ ऐसे हैं
जिनके बारे में बस अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां कोई लिखित संदेश नहीं, कोई स्पष्ट प्रतीक नहीं, सिर्फ पत्थर, गहराई और सन्नाटा। यह सन्नाटा ही इस जगह की असली पहचान बन जाता है। हालसफलिनी हाइपोजियम आज भी धरती के नीचे मौजूद है, बिना किसी अंतिम जवाब के। यह स्थान यह याद दिलाता है कि इंसान ने सिर्फ ऊपर की दुनिया ही नहीं बनाई, बल्कि नीचे भी ऐसे संसार रचे जिनके कारण और अर्थ आज भी छिपे हुए हैं। यही वजह है कि यह हाइपोजियम सिर्फ एक भूमिगत संरचना नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जो अंधेरे में रहकर भी सवाल पूछता रहता है। नंबर 4, योनागुनी की डूबी हुई संरचना। समुद्र के नीचे छिपा एक मौन रहस्य। जापान के तट के पास समुद्र की गहराइयों में मौजूद योनागुनी की डूबी हुई संरचना पहली बार सामने आई तो उसने एक ही झटके में कई सवाल खड़े कर दिए। पानी के नीचे दिखाई देने वाली सीढ़ीनुमा सतहें, सीधे कटे हुए किनारे और विशाल समतल प्लेटफॉर्म ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने पत्थर को सोच समझकर आकार दिया हो। यह दृश्य किसी प्राकृतिक चट्टान जैसा नहीं लगता, बल्कि किसी ऐसी जगह का आभास देता है जहां कभी इंसानी गतिविधि रही हो। लेकिन समस्या यही है, यह सब समुद्र के नीचे है और उसकी कहानी आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई। इस संरचना की सबसे असहज करने वाली बात इसका आकार और पैमाना है। पत्थर के विशाल ब्लॉक, चौकोर किनारे और एक के बाद एक उतरती सीढ़ियां ऐसा महसूस कराती हैं मानो यह कोई साधारण संरचना नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनाई गई जगह हो। यहां कोई सजावटी नक्काशी नहीं दिखती, लेकिन सादगी ही इसे और ज्यादा डरावना बना देती है। ऐसा लगता है जैसे यह स्थान दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। लेकिन किसने और क्यों, इसका कोई उत्तर नहीं है। योनागुनी की संरचना को देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर यह सचमुच किसी सभ्यता का हिस्सा थी, तो वह सभ्यता कहां गई? समुद्र के नीचे किसी पूरे ढांचे का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि कभी यह जगह पानी के ऊपर रही होगी। अगर ऐसा था, तो फिर उस दौर की दुनिया कैसी रही होगी और किन हालात में यह सब डूब गया? लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। यहां कोई शिलालेख नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सीधा संकेत नहीं जो इस संरचना को किसी ज्ञात इतिहास से जोड़ सके। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस संरचना के कुछ हिस्से अधूरे से लगते हैं, जैसे किसी काम को बीच में ही छोड़ दिया गया हो। कुछ सतहें इतनी साफा हैं कि वे किसी औजार से काटी हुई प्रतीत होती हैं, जबकि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो टूटे या घिसे हुए लगते हैं। यह विरोधाभास इस जगह को और उलझा देता है। क्या यह समय का असर है या किसी ऐसी घटना का परिणाम जिसने सब कुछ अचानक रोक दिया? इस डूबी हुई संरचना के आसपास कोई स्पष्ट कथा नहीं मिलती। स्थानीय कहानियां भी अधूरी हैं और ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस जगह पर चुप हैं। ऐसा लगता है जैसे योनागुनी ने जानबूझकर अपनी कहानी छुपा ली हो। समुद्र की गहराई, कम रोशनी और पानी का दबाव इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। मानो यह स्थान खुद नहीं चाहता कि उसे पूरी तरह समझा जाए। योनागुनी की संरचना आज भी वही है, पानी के नीचे, शांत और स्थिर। यह न तो खुद को प्राकृतिक साबित करती है, न ही पूरी तरह इंसानी। यह बीच में अटकी हुई है, जैसे एक सवाल जो किसी उत्तर तक पहुंचने से इनकार कर रहा हो। यही वजह है कि योनागुनी सिर्फ एक डूबी हुई जगह नहीं, बल्कि इतिहास के उन रहस्यों में से एक है जो हमें यह एहसास कराता है कि समुद्र के नीचे सिर्फ ही पानी नहीं, बल्कि अनकही कहानियां भी दबी हुई हैं। नंबर 3, बोग बॉडीज। दलदल में सोए हुए ऐसे लोग जिनकी कहानी कभी पूरी नहीं हुई। उत्तरी यूरोप के ठंडे और धुंधले दलदली इलाकों में जब कभी जमीन खोदी जाती है, तो कभी कभी मिट्टी के नीचे से कोई साधारण अवशेष नहीं, बल्कि इंसानी शरीर बाहर आता है। ये शरीर सैकड़ों हजारों साल पुराने होते हैं, फिर भी उनकी त्वचा, बाल और चेहरे के भाव इतने स्पष्ट होते हैं कि पहली नजर में यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये जीवित नहीं है। इन्हें बोग बॉडीज कहा जाता है और इनका सबसे डरावना पहलू यह नहीं है कि ये मृत हैं, बल्कि यह है कि ये समय से बचे हुए लगते हैं।
जैसे अतीत ने इन्हें जानबूझकर सुरक्षित रखा हो। इन शरीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो मौत इन्हें छूकर आगे बढ़ गई हो। चेहरों पर भाव जमे हुए हैं, हाथ पैर सही सलामत हैं और कुछ मामलों में तो कपड़े और बाल भी बचे हुए हैं। लेकिन इनके साथ कोई कहानी नहीं मिलती, न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई कब्र। ये लोग दलदल में क्यों पहुंचे? ये सवाल आज भी बिना जवाब के है। क्या वे खुद वहां गए या उन्हें वहां छोड़ा गया? इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। सबसे असहज करने वाली बात यह है कि कई बोग बॉडीज के शरीर पर अजीब निशान दिखाई देते हैं। कहीं गले के पास कसाव के निशान, कहीं शरीर पर चोटें और कहीं ऐसे संकेत जो किसी अंतिम संघर्ष की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इन संकेतों को जोड़कर भी पूरी कहानी नहीं बनती। हर शरीर एक अधूरी घटना की तरह लगता है, जैसे किसी नाटक का आखिरी दृश्य हो, लेकिन उससे पहले की कहानी गायब हो। इन बोग बॉडीज के आसपास कोई साफ साफ ढांचा नहीं मिलता। ये किसी कब्रिस्तान का हिस्सा नहीं लगते, न ही किसी युद्ध के मैदान का। दलदल अपने आप में एक अजीब जगह है, न पूरी जमीन, न पूरा पानी। और शायद यही वजह है कि इन्हें यहीं छोड़ा गया। लेकिन क्यों? क्या यह जगह किसी विशेष अर्थ रखती थी, या यह सिर्फ एक ऐसा स्थान था जहां से कोई वापस नहीं आता? सबसे रहस्यमय बात यह है कि ये शरीर अलग अलग समय के हैं, फिर भी उनके साथ जुड़ा पैटर्न एक जैसा लगता है। जैसे यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि बार बार दोहराया गया व्यवहार हो। लेकिन वह व्यवहार क्या था और किस सोच से जुड़ा था, यह आज भी अंधेरे में है। बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के ये शरीर ही अपने समय की गवाही बन जाते हैं, लेकिन वे बोल नहीं सकते। बोग बॉडी आज भी सवाल बनकर मौजूद हैं। वे यह एहसास कराती हैं कि अतीत सिर्फ पत्थरों और इमारतों में नहीं, बल्कि इंसानी देह में भी दर्ज है। और जब वह देह बिना कहानी के सामने आती है, तो वह इतिहास नहीं, बल्कि रहस्य बन जाती है। यही वजह है कि बोग बॉडीज सिर्फ संरक्षित शव नहीं है, बल्कि समय के दलदल में फंसे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। नंबर 2, सुमेरियन किंग लिस्ट। ऐसे राजा जिनका समय इंसान नहीं समझ पाता। धरती की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाने वाली सुमेरियन सभ्यता अपने साथ एक ऐसा दस्तावेज छोड़ गई है जो आज भी इतिहास को असहज कर देता है। इसे सुमेरियन किंग लिस्ट कहा जाता है। यह कोई साधारण राजाओं की सूची नहीं है, बल्कि एक ऐसी गिनती है जिसमें शासकों के नामों के साथ उनका शासनकाल लिखा गया है। और यही शासनकाल इस पूरी सूची को रहस्य में बदल देता है। कुछ राजाओं ने सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों साल तक राज्य किया बताया गया है। यह पढ़ते ही सवाल उठता है कि यह किस तरह का समय था और किस तरह के राजा थे। इस सूची में राजाओं का क्रम बड़ी गंभीरता से दर्ज है, जैसे यह कोई आधिकारिक रिकॉर्ड हो। नाम आते हैं, फिर उनके शासन की अवधि लिखी जाती है और फिर अगला नाम। लेकिन जैसे जैसे सूची आगे बढ़ती है, समय की अवधियां इतनी विशाल होती जाती हैं कि आधुनिक समझ जवाब देने से इनकार कर देती है। यह कोई कहानी या कविता नहीं लगती, बल्कि एक ठोस दस्तावेज जैसा प्रतीत होती है। और यही बात इसे और ज्यादा डरावना बना देती है। सबसे अजीब बात यह है कि इस सूची में एक स्पष्ट विभाजन महसूस होता है। शुरुआती राजा ऐसे हैं जिनका शासनकाल असंभव रूप से लंबा बताया गया है, और बाद के राजा अपेक्षाकृत सामान्य समय तक शासन करते दिखाई देते हैं। यह अचानक बदलाव ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी घटना के बाद सब कुछ बदल गया हो। लेकिन वह घटना क्या थी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सूची चुप है, और यही चुप्पी सवालों को और गहरा कर देती है। इस दस्तावेज में राजाओं को सिर्फ शासक नहीं, बल्कि व्यवस्था के हिस्से की तरह दिखाया गया है। ऐसा महसूस होता है जैसे सत्ता किसी इंसानी व्यवस्था से ज्यादा किसी बड़े क्रम का हिस्सा थी। क्या ये राजा सचमुच इंसान थे, या फिर किसी और ही श्रेणी के प्राणी थे? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। सूची खुद कोई सफाई नहीं देती, बस नाम और समय छोड़ देती है, जैसे समझना हमारी जिम्मेदारी हो।
सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि इस सूची को किसी ने बाद में जोड़कर नहीं बनाया लगता। यह अलग अलग जगहों पर मिली प्रतियों में भी लगभग एक जैसी दिखाई देती है। यानी यह किसी एक व्यक्ति की कल्पना नहीं, बल्कि एक मान्य रिकॉर्ड की तरह स्वीकार की जाती रही होगी। लेकिन अगर यह सचमुच रिकॉर्ड है, तो फिर इसमें लिखा समय और वास्तविक इतिहास के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? सुमेरियन किंग लिस्ट आज भी इतिहास के सामने एक खुला सवाल है। यह न तो पूरी तरह मिथक लगती है, न ही पूरी तरह इतिहास। यह बीच में कहीं अटकी हुई है, एक ऐसे दस्तावेज की तरह जो अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन हमारी समझ वहां तक पहुंच नहीं पाती। यह सूची यह एहसास कराती है कि हो सकता है प्राचीन समय की वास्तविकता वैसी न रही हो जैसी हम आज कल्पना करते हैं, और शायद यही वजह है कि यह किंग लिस्ट आज भी इतिहास की सबसे असहज और अनसुलझी पहेलियों में से एक बनी हुई है। नंबर 1, डेविल्स बाइबल, एक ऐसी किताब जो अपने ही वजूद से डर पैदा करती है। इतिहास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर सवाल नहीं बल्कि बेचैनी पैदा होती है। डेविल्स बाइबल उन्हीं में से एक है। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि आकार, वजन और सामग्री हर लिहाज से असामान्य है। इसे देखते ही पहला एहसास यही होता है कि यह किताब पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और ही मकसद से बनाई गई थी। इसके पन्ने मोटे हैं, लेखन एक जैसा है, और पूरी पुस्तक में एक अजीब सी ठंडी गंभीरता छाई हुई है, जैसे यह अपने भीतर कुछ छुपाए बैठी हो। इस किताब से जुड़ा सबसे डरावना पहलू यह है कि यह पूरी तरह एक समान दिखाई देती है। हर अक्षर, हर लाइन, हर पन्ना ऐसा लगता है जैसे किसी एक ही हाथ ने लिखा हो, बिना रुके, बिना बदले। लेकिन किताब का आकार इतना विशाल है कि यह सोच अपने आप में असहज कर देती है। सवाल उठता है कि कोई इंसान इतनी बड़ी, इतनी विस्तृत किताब कैसे लिख सकता है, और क्यों? इसका कोई जवाब किताब नहीं देती। यह बस मौजूद है, और यही मौजूदगी सबसे भारी लगती है। डेविल्स बाइबल का एक पूरा पन्ना ऐसा है जिसे देखकर नजर ठहर जाती है। उस पन्ने पर बना चित्र बाकी पूरी किताब से बिल्कुल अलग है, जैसे यह किसी और ही मनस्थिति में बनाया गया हो। यह चित्र न तो कहानी सुनाता है, न ही कोई शिक्षा देता है। यह बस देखता है, और देखने वाला महसूस करता है कि जैसे किताब उसे पढ़ नहीं रही, बल्कि वह खुद किताब को पढ़ रहा है। इस एक पन्ने की मौजूदगी ने पूरी किताब को रहस्य और भय के घेरे में डाल दिया है। सबसे अजीब बात यह है कि इस किताब के कुछ पन्ने गायब हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए या उनमें क्या लिखा था। यह खालीपन कल्पना को और उकसाता है, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा डराता है। क्या वे पन्ने जानबूझकर हटाए गए थे, या क्या उन्हें कभी दिखाने के लिए बनाया ही नहीं गया था? किताब इस सवाल पर भी चुप रहती है। इस ग्रंथ की कहानी किसी एक समय या एक जगह में बंधी हुई नहीं लगती। यह मध्ययुगीन दुनिया से जुड़ी होने के बावजूद उस दौर की सामान्य धार्मिक पुस्तकों जैसी नहीं है। इसमें एक अजीब संतुलन है, ज्ञान, नियम और भय का। ऐसा लगता है जैसे इसे पढ़ने वाला इंसान नहीं, बल्कि किसी व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए बनाया गया हो। लेकिन वह व्यवस्था क्या थी, यह समझ से बाहर है। डेविल्स बाइबल आज भी मौजूद है, सुरक्षित, शांत और भारी। यह न तो अपने रहस्य खोलती है, न ही उन्हें नकारती है। यह बस यह एहसास दिलाती है कि कुछ चीजें सवालों के जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सवाल पैदा करने के लिए बनाई जाती हैं। और शायद यही वजह है कि यह किताब इतिहास की सबसे डरावनी वस्तुओं में से एक नहीं, बल्कि सबसे अनसुलझी पहेली बन चुकी है। एक ऐसी पहेली जो पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। ये रहस्य आज भी वैसे ही मौजूद हैं जैसे सदियों पहले थे, बिना जवाब, बिना सफाई। शायद कुछ सवाल ऐसे ही रहने के लिए बने होते हैं ताकि इंसान यह याद रख सके कि अतीत अब भी पूरी तरह समझा नहीं गया है।